हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का अगला पार्ट। आप लोग कैसे हो बच्चों? आप, हमें आशा है बहुत अच्छा होंगे। पढ़ाई आप कंटिन्यूअस करते रहिए और परीक्षा में ध्यान लगा करके काम करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज हम लोग बात करेंगे पिस्टिल के बारे में। बच्चों, हम लोग बात करते हैं पिस्टिल के बारे में। पिस्टिल या कार्पेल, आपके एनसीईआरटी के अनुसार जो है पिस्टिल और कार्पेल दोनों पैरेलल हैं। एक ही चीजों को हम लोग कह सकते हैं, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और यह आउटर मोस्ट व्हर्ल, यह इनर मोस्ट व्हर्ल constitute innermost whorl of a complete flower called gynoecium। जी हाँ बच्चों, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बहुत सारे पिस्टिल, एक या एक से कहा जाए कि अधिक पिस्टिल एक साथ मिल करके एक इनर मोस्ट व्हर्ल जो है एक कंप्लीट फ्लावर का बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द गाइनेशियम। और अब हम लोग बात करते हैं कि अगर कार्पेल सिंगल होगा तो ये फ्लावर मोनोकार्पेलरी कहा जाएगा। मोनोकार्पेलरी कहा जाएगा। इट मीन्स हैव सिंगल कार्पेल। लेकिन अगर मोर देन वन कार्पेल होगा तो इसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, मल्टी कार्पेल। जी हाँ बच्चों, ये हम लोगों को जानना चाहिए, ये एक बेसिक चीज है। अब हम लोग बात करेंगे कि एक गाइनेशियम या एक कार्पेल जो है किन बेसिक चीजों से बना होता है। तो बच्चे बात करें हम कि गाइनेशियम या ये कहें कि कार्पेल एक स्ट्रक्चर से एक टिपिकल स्ट्रक्चर का बना होता है, दैट मीन्स कार्पेल या एक पिस्टिल का स्ट्रक्चर, जो कि इसको कहते हैं हम लोग स्टिग्मा, इसको स्टाइल और इसको हम लोग ओवल कहते हैं। बच्चों, इस ओवरी के अंदर में एक ओव्यूल होता है। इसके अंदर में क्या चीज है, ये ओव्यूल। और इसके बीच में जो जगह मिल रहा है, ये कहा जाए, ये जो जगह आपके जो बन रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं लोक्यूल्स। इसको हम लोग क्या कहेंगे, लोक्यूल या ओवेरियन कैविटी।
या लोक्यूल कहते हैं। ये वाला पार्ट जो है जिससे ओवरी के वाल से ओव्यूल जुड़ा हुआ रहता है, इसको हम लोग प्लासेंटा कहते हैं। ध्यान देंगे, एक कनेक्शन ऐसा, एक कनेक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड ओवेरियन वॉल इज कॉल्ड एज द प्लासेंटा, जो कि यहां से ये नरिशमेंट एब्जॉर्ब करके ग्रोइंग ओव्यूल को प्रोवाइड करता है। अब हम लोग आगे बात करें कि एक टिपिकल ओव्यूल का क्या स्ट्रक्चर होता है। एक टिपिकल ओव्यूल का स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों, तो हम लोग बात करें, इधर से इधर डायग्राम बना लेते हैं हम, या इसको इरेज करते हैं। इस ओव्यूल का क्या स्ट्रक्चर हो सकता है, इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। A structure of a typical, इसको हम लोग एनाट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। इसको हम लोग एनाट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। क्या स्ट्रक्चर है, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं हिलम, जो कि जाकर के प्लासेंटा से ज्वाइन हो जाता है, ज्वाइंड विथ प्लासेंटा। ये दो इंटेगुमेंट्स होते हैं, इसको हम लोग एक्सटर्नल और इसको हम लोग इंटरनल इंटेगुमेंट्स कहते हैं। दो इंटेगुमेंट्स हैं दोनों तरफ से। अब इन इंटेगुमेंट से जहां पर यह हिलम जुड़ता है, इसको हम लोग कहते हैं फ्यूनिकल। इसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्यूनिकल। इसको हम लोग फ्यूनिकल कहते हैं। और ये दोनों इंटेगुमेंट्स जो हैं एक खास जगह पर ओपन होता है, इस चीज को हम लोग माइक्रोपाइल कहते हैं बच्चों। इसको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल। इसको हम लोग माइक्रोपाइल कहते हैं। और ये हो जाता है, इसको हम लोग न्यूसेलस कहते हैं। और ये जो पार्ट होता है, इसको हम लोग एम्ब्रियोसैक कहते हैं। तो ये एक टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर हो गया। इस किनारे को हम लोग चलाजल एंड कहते हैं, चलाजल एंड। और यहां जहां की माइक्रोपाइल है, इस किनारे को हम लोग माइक्रोपाइल एंड कहते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर हो गया बच्चों। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बाद मेगा स्पोरोजिनेसिस। अगला टॉपिक है हम लोगों का मेगा स्पोरोजिनेसिस। मेगा स्पोरोजिनेसिस। मेगा स्पोरोजिनेसिस का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर, फॉर्मेशन ऑफ
मेगा स्पोर फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल। मदर सेल। तो बच्चों यह न्यूसेलस है। इसी न्यूसेलस के अंदर अभी सपोज करिए कि ये वाला नहीं रहे, यानी कि एम्ब्रियो सैक बाद में डेवलप होता है। एक यंग ओव्यूल के अंदर में एम्ब्रियो सैक अगर नहीं है तो ये अंदर के टिश्यूज जो हैं वहां पर एक खास तरह के सेल का डिफरेंशिएशन होता है, जिसको हम लोग कहते हैं मेगा स्पोर मदर सेल। व्हाट डज इट कॉल्ड? मेगा स्पोर मदर सेल। और वही मेगा स्पोर मदर सेल जो होता है लास्टली मेगा स्पोर्स बनाते हैं, और मेगा स्पोर्स के बाद ये एम्ब्रियो सैक का निर्माण होता है बच्चों। तो देखिए हम लोग कैसे बनता है ये, ध्यान दीजिए कि ये न्यूसेलस के सेल्स हैं। न्यूसेलस के सेल्स, ये सेल्स ऑफ न्यूसेलस हो गया। ये अंदर की तरफ में एक खास तरह के सेल को डिफरेंशिएट किया, इसको हम लोग कहते हैं मेगा स्पोर मदर सेल। यानी कि इसको हम लोग एब्रिविएट करते हैं MMC। अब ये मेगा स्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन होता है। पहला डिवीजन जब होगा तो यह, यानी कि मियोसिस फर्स्ट जब डिवीजन होगा तो एक सेल से दो सेल बनेंगे, अर्थात कि इसके अंदर मेगा स्पोर मदर सेल के अंदर ये अदर सेल्स हो गए, ये दो सेल्स बनेंगे। इसको हम लोग कहते हैं मेगा स्पोर डायड। इसको हम लोग कहेंगे मेगा स्पोर डायड। अब दूसरा मियोसिस 2 जब होगा तो ये दोनों से कितने सेल्स बनेंगे? 4 सेल्स बनेंगे। एक, दो, तीन और 4। और इसको हम लोग कहते हैं मेगा स्पोर टेट्राड। जो कि यानी 4 ये मेगा स्पोर्स बनाए। बट ऐसा स्थिति में नहीं होता है, ये इस स्थिति में नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा। बल्कि अब ये मेगा स्पोर टेट्राड्स जो होते हैं सब के सब से मेगा स्पोर इनके सरवाइव नहीं कर पाते हैं। ये क्या हो जाता है, धीरे धीरे डीजेनरेट हो जाता है। यानी कि 4 में से 3 सेल्स जो है डीजेनरेट हो गए। और बच गया ये एक, इसको हम लोग कहते हैं फंक्शनल मेगा स्पोर। फंक्शनल मेगा स्पोर। बच्चों यही फंक्शनल मेगा स्पोर जो होगा फिर डिफरेंशिएट करके
एम्ब्रियो सैक का निर्माण करेगा। आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों कि किस तरह से ये एम्ब्रियो सैक का निर्माण होता है, एम्ब्रियो सैक का निर्माण कैसे होता है। तब हम लोग इसको अभी इरेज करते हैं। एक फंक्शनल मेगास्पोर फंक्शनल मेगास्पोर ये माइटोटिक डिवीजन करेगा बच्चों, माइटोसिस, लेकिन इनमें सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा, यानी कि फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा। माइटोटिकली ये फ्री न्यूक्लियर डिवाइड करेंगे, अर्थात कि एक न्यूक्लियस जो है अब ये 2 न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाएंगे। फिर सब्सिक्वेंटली ये इनमें एक बार और माइटोसिस होगा तो यह एक न्यूक्लियस 2 में डिवाइड हो जाएगा। फिर तीसरी बार जो है इसमें माइटोसिस हुआ तो अब ये चार जो है दोनों पोल्स पर न्यूक्लियाई तैयार हो जाएंगे। अब इनमें क्या होगा कि इनमें सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा, अर्थात अब ये अरेंज भी होंगे और सेल वॉल का फॉर्मेशन भी होगा। तो चिल्ड्रन इसमें से आप ध्यान देंगे कि कितने न्यूक्लियाई हैं, 8 न्यूक्लियाई हैं। 8 में से 6 के चारों तरफ में साइटोप्लाज्मिक एक्युमुलेशन होता है और उनमें सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है और तब एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बनता है इस तरह का, अरेंज होकर के 3 सेल्स एक पोल पर, 3 सेल्स दूसरे पोल पर और एक सेल्स जो है, एक न्यूक्लियाई जो है वह सेंटर में आ जाता है। इनको हम लोग ये सब को एक साथ मिला करके हम लोग कहते हैं एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। इनको हम लोग पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। और इसमें से इसको हम लोग कहते हैं क्या चीज, एग, और ये दोनों जो हैं सिनर्जिड्स कहे जाते हैं। यहां पर अब एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग कहते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। इसका नाम देते हैं हम लोग फिलीफॉर्म एपरेटस। क्या काम है आप ध्यान दें, बताते हैं इसका क्या काम है। जब पॉलन जर्मिनेशन होता है, ध्यान देखिए यहां स्ट्रक्चर को, इसको फिर से बना लेते हैं। पॉलन का जर्मिनेशन होता है, पॉलन ट्यूब बनते हैं, तो ये पॉलन ट्यूब यहां इनकी एंट्री होती है। ये एंट्री पाथ को कौन गाइड करता है, यही फिलीफॉर्म एपरेटस। ये फिलीफॉर्म एपरेटस गाइड करते हैं इस रास्ते को, यानी एम्ब्रियो सैक के अंदर में कहां पर एग है जिसे कि फर्टिलाइज करेंगे। ये रास्ता कौन गाइड करता है, फिलीफॉर्म। अब बात करें हम लोग बच्चों
ये स्ट्रक्चर हो गया, हम लोग इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, इम्ब्रियो सैक कहते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम लोग इम्ब्रियो सैक कहेंगे। ठीक, दैट इज द इम्ब्रियो सैक। अब इम्ब्रियो सैक के बारे में दो तीन बातें हम लोग जानते हैं। इसको हम लोग कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ बच्चों, इम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट ऑफ इम्ब्रियो सैक, इसको हम लोग कहते हैं मोनोस्पोरिक। मोनोस्पोरिक का मतलब, मोनो का मतलब सिंगल और स्पोरिक रिलेटेड टू स्पोर, अर्थात एक फंक्शनल मेगा स्पोर का निर्माण कैसे हुआ है, तीन आउट ऑफ 4 3 डीजेनरेट हो गए। आउट ऑफ 4 स्पोर्स 3 डीजेनरेट हो गए और एक फंक्शनल रहा। वही एक फंक्शनल मेगा स्पोर से इम्ब्रियो सैक का निर्माण हुआ, इसलिए हम लोग कहते हैं इम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट मोनोस्पोरिक होता है। अब दूसरी चीज हम लोग इसमें जाने कि एक इम्ब्रियो सैक कितने सेल्स हैं बच्चे इसमें, 3 ऊपर 3 नीचे 6 और एक बड़ा सा सेल जिसको कि हम लोग सेंट्रल सेल कहते हैं, सेंट्रल सेल कहते हैं, यानी कि 7 सेल्ड स्ट्रक्चर है और 8 न्यूक्लिएटेड है। अर्थात क्या है, इम्ब्रियो सैक इज 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड स्ट्रक्चर। ये दोनों बात हम लोगों को ध्यान में रखना होगा। क्या चीज, कितने सेल्स हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 और ये एक बड़ा वाला 7 सेल का स्ट्रक्चर है और इसमें न्यूक्लियस कितने हैं, 8, 3 3 6 7 और 8 न्यूक्लियस हैं। ये बातें हम लोग को ध्यान में रखना है। अब हम लोग अगला टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे बच्चों, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, आपको अभी बात किया गया कि जब पॉलन ट्यूब का ग्रोथ होता है तो पॉलन ट्यूब में एक जनरेटिव न्यूक्लियस होता है और एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है। जनरेटिव न्यूक्लियस ही डिवाइड करके 2 मेल गैमेट्स का निर्माण करते हैं। तो 2 मेल गैमेट आउट ऑफ 2 मेल गैमेट, out of 2 male gamete, एक मेल गैमेट ये फ्यूज और फर्टिलाइज्ड होता है एक से और बनता क्या चीज है, जाइगोट। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सिनगैमी। इसको हम लोग, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सिनगैमी कहते हैं। और
दूसरा मेल गैमेट ये दो पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करते हैं। ये क्या चीज है? पोलर न्यूक्लियाई। अर्थात ये स्ट्रक्चर कैसा हो गया? 1, 2 और 3, यानी 3 न्यूक्लियाई जो है एक साथ फ्यूज करते हैं। इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। इसको ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। और ट्रिपल फ्यूजन करने के बाद यानी जो फर्टिलाइजेशन होगा, इस फर्टिलाइजेशन के बाद ये बनता है एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई ये बनता है, जिसको हम लोग PEN कहते हैं, पेन। अब हम लोग बात कर लें कि फर्टिलाइजेशन के बाद अब क्या क्या चेंजेस होते हैं। फर्टिलाइजेशन हो गया, डबल फर्टिलाइजेशन यानी एक फर्टिलाइजेशन जिसमें कि जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और दूसरा फर्टिलाइजेशन जिसमें कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई बनता है। तो अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस क्या होते हैं, अब इस पर बात करते हैं हम लोग। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, बच्चों जितने भी सेपल्स होते हैं, पहला सेपल्स, पेटल्स फ्लावर्स में जो भी हैं, स्टेमन्स, स्टिग्मा एंड स्टाइल ड्राइड अप हो जाता है, सूख करके गिर जाता है। अब बचा क्या चीज के बाद? अब बच गया ओवरी। ओवरी बच्चों ये डेवलप हो जाता है फ्रूट में। और वॉल ऑफ ओवरी ये पेरिकार्प में डेवलप होता है। क्या चीज में डेवलप होता है? पेरिकार्प में। तीसरा चीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओव्यूल डेवलप हो जाता है सीड में। ओव्यूल क्या चीज में डेवलप होता है? सीड में। ओव्यूल का इंटेगुमेंट्स जो होता है, इंटेगुमेंट, दो तरह के इंटेगुमेंट हैं, आउटर और इनर। तो ये इंटेगुमेंट्स जो होते हैं सीड का कवरिंग यानी कि सीड कोट कहा जाता है, सीड कोट में डेवलप हो जाता है। सीड कोट दो लेयर का होता है। एक बाहर जो होता है यानी कि आउटर जो होता है उसको हम लोग टेस्टा कहते हैं, और जो इनर लेयर होता है उसको हम लोग टेगमेन कहते हैं। इंटेगमेंट जो आउटर होता है, ये आउटर टेस्टा बनाता है, और ये इनर जो होता है ये इनर लेयर यानी कि टेगमेन बनाता है। तो इस तरह से आप देखें कि दो लेयर जो होते हैं इंटेगमेंट्स के, दो लेयर सीड कोट के बनाते हैं। आउटर वाला लेयर टेस्टा और इनर वाला लेयर टेगमेन कहा जाता है।
अगली बात हम लोग करें प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियर, यानी कि चौथा PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई, ये बनाते हैं एंडोस्पर्म। क्या बनाते हैं ये? एंडोस्पर्म बनाते हैं। एंडोस्पर्म यानी कि एक और स्ट्रक्चर है बच्चों, इसके चारों तरफ में न्यूसेलस, आपने लेवलिंग पढ़ा होगा, न्यूसेलस। अगर न्यूसेलस परसिस्ट कर गया, परसिस्टेंट रेसिड्यूअल, एक्चुअली जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो न्यूसेलस डिजेनरेट हो जाता है, न्यूसेलस का डिजेनरेशन हो जाता है। लेकिन किसी किसी प्लांट्स में यह परसिस्ट कर जाता है और रेसिड्यूअल फॉर्म में रहता है। तो परसिस्टेंट रेसिड्यूअल न्यूसेलस is called पेरीस्पर्म। इसको हम लोग कहते हैं पेरीस्पर्म। फॉर एग्जाम्पल ब्लैक पेपर में और आपको बीट में देखने को मिलेगा। पेरीस्पर्म कहां परसिस्ट कर जाता है? ब्लैक पेपर और बीट में। अगला चीज अब हम लोग बात करते हैं 6 जो है जाइगोट। जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप कर जाता है। और लास्ट 7 ओव्यूल का जो ओपनिंग होता है, जिसके थ्रू पॉलन ट्यूब की एंट्री होती है, इसको हम लोग माइक्रोपाइल कहते हैं। यह माइक्रोपाइल सीड में, जब सीड बनता है तो एक स्मॉल ओपनिंग के रूप में परसिस्ट कर जाता है, उसको भी हम लोग माइक्रोपाइल ही कहते हैं। अब भी सीड बन गया, ओव्यूल में भी इसको क्या कहा जाता था? इसको माइक्रोपाइल ही कहा जाता था। और अब ये सीड जब बन गया तो उसमें जो ओपनिंग होती है उसको भी हम लोग माइक्रोपाइल ही कहते हैं। और यह माइक्रोपाइल का फंक्शन पूछा जाता है बच्चों, ये एब्जॉर्ब करता है, पहले तो हम लोग लिख लें, persist as a small opening in a seed, help in absorption of oxygen and वाटर। तो बच्चों ये हुए सारे हमारे पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। अब हम लोग अगला टॉपिक पर बात करते हैं सीड। Before the development of zygote, that means the embryo, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट पहले हो जाता है। अर्थात जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो सबसे पहले एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है।
उसके बाद जो है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। क्यों? इसका वजह है कि एंडोस्पर्म जो होता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, सॉरी एंडोस्पर्म पहले लिखे हम लोग, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म टेक प्लेस before the development of embryo। क्यों? Because endosperm provide nourishment to developing embryo। ये एक सवाल यहाँ पर इंपॉर्टेंट था, इसको हम लोग को जानना चाहिए। अब नेक्स्ट बात हम लोग इसमें करते हैं कि सीड कितने तरह के होते हैं। सीड बच्चे दो तरह के होते हैं। एक को हम लोग नन एंडोस या एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं, और दूसरे को हम लोग नन एंडोस्पर्मिक कहते हैं, नन एंडोस्पर्मिक कहते हैं। मतलब कि कुछ सीड ऐसे होते हैं जिसमें एंडोस्पर्म फिर भी रह जाता है, यानी कि परसिस्ट कर जाता है। अगर किसी सीड में एंडोस्पर्म परसिस्ट कर गया तो इसको हम लोग एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। लेकिन जब एंडोस्पर्म डिजेनरेट कर जाता है, क्यों डिजेनरेट कर जाता है? क्योंकि कॉटिलेडन्स डेवलप कर जाते हैं और अब सारा एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए जो भी नरिशमेंट होता है वो कॉटिलेडन्स प्रोवाइड करते हैं। तो अगर एंडोस्पर्म पूरी तरह से डिजेनरेट कर गया तो ऐसे सीड को हम लोग नन एंडोस्पर्मिक कहेंगे। लेकिन अगर वो परसिस्ट कर गया तो ऐसे सीड को हम लोग एंडोस्पर्मिक कहते हैं। एंडोस्पर्म में एक खास तरह का प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम लोग एल्ब्यूमिन कहते हैं, और उसके आधार पर हम लोग इसको एल्ब्यूमिनस सीड भी कहते हैं और इसको नन एल्ब्यूमिनस सीड कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अब क्या चीज? फ्रूट्स की। सीड्स की बात खत्म, फ्रूट्स की बात करेंगे बच्चों। लेकिन यहां एग्जाम्पल कुछ जरूर लिख लिया जाए। एग्जाम्पल होगा नन एंडो एल्ब्यूमिनस सीड्स का पहले हम लोग लिख लें मेज, ये एग्जाम में पूछा जाता है। मेज, बार्ली, कैस्टर, सनफ्लावर। और जो नन एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं वो है जैसे पी और ग्राउंड नट।
कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये बच्चे हम लोगों का काम कंप्लीट हो गया सीड का। और लास्ट टॉपिक हम लोग इसका चर्चा हम लोग करेंगे फ्रूट्स के बारे में। फ्रूट्स बच्चे दो तरह का होता है। एक को हम लोग फॉल्स फ्रूट कहते हैं, और दूसरे को हम लोग ट्रू फ्रूट्स कहते हैं। फॉल्स फ्रूट किसको कहते हैं? जिनका डेवलपमेंट अदर देन डेवलपमेंट या डेवलप अदर देन ओवरी, जनरली बाई थैलामस। अगर ओवरी से डेवलपमेंट उसका नहीं हुआ तो उसको हम लोग फॉल्स फ्रूट कहेंगे। और जब ओवरी से डेवलप हुआ, डेवलप ओनली फ्रॉम ओवरी, तब हम लोग इसको क्या कहेंगे? ट्रू फ्रूट कहेंगे। अब यहां पर कुछ आपको एग्जाम्पल्स पूछा जाता है। एग्जाम्पल क्या है? सबसे कॉमन एप्पल, स्ट्रॉबेरी, और कैजू। और यहां जो जनरल फ्रूट्स हैं जैसे मैंगो हो गया, ये ट्रू फ्रूट्स में आ गया। तो बच्चों हम लोग ये बातें जाने फ्रूट्स के बारे में। अब फ्रूट्स एक खास तरह का होता है जिसको हम लोग कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट एक स्पेशल तरह का फ्रूट जिसको आप कहते हैं पार्थेनोकार्पिक ये क्या है? ऐसे फ्रूट्स डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन को हम लोग क्या कहते हैं? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। और ये कैसे होते हैं? ये सीडलेस होते हैं, क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो सीड का निर्माण नहीं होगा। सीड तभी बनता है जब फ्रूट्स, फर्टिलाइजेशन जब होता है तो ओवरी फ्रूट्स में डेवलप हो जाता है और ओव्यूल सीड में होता है। ये भी हम लोग जाने। लेकिन कभी कभार होता क्या चीज कि बिना फर्टिलाइजेशन का ही ओवरी फ्रूट्स में डेवलप हो जाता है लेकिन सीड नहीं बनता है, तो ये क्या होगा? सीडलेस होता है। और इस तरह का फेनोमेनन को हम लोग इंड्यूस्ड भी कर सकते हैं। कैन बी इंड्यूस्ड बाय यूजिंग ग्रोथ हार्मोन्स। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग बनाना ले लेते हैं जिसमें सीड नहीं होता है। ठीक, अब
अगली बात हम लोग करें, एपोमिक्सिस क्या चीज है। अगला हम लोग बात कर लेते हैं एपोमिक्सिस। अब इसी का जस्ट उल्टा है, समझिए कि द मैकेनिज्म टू डेवलप सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन। देखिए, बिना फर्टिलाइजेशन का अगर फ्रूट बन गया तो ऐसे फ्रूट को हम लोग पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं, जहां की सीड नहीं बनता है। लेकिन बिना फर्टिलाइजेशन का अगर फ्रूट बन जाए, सॉरी, बिना फर्टिलाइजेशन का सीड बन जाए, तो हम लोग इस फेनोमेनन को एपोमिक्सिस कहते हैं। एंड द सीड developed is called apomictic seed। ऐसे सीड्स जो होते हैं हमारे फार्मर्स के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ये सवाल पूछा जाता है कि व्हाई एपोमेक्टिक सीड्स आर हाईली यूजफुल फॉर द फार्मर्स। क्योंकि यहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो वहां पर वेरिएशन न के बराबर होता है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता नहीं है। ये मिमिक टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यानी सीड तभी आप जानते हैं कि बनता है जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, फिर भी जो है सीड बन रहा है, अर्थात विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो किसी भी तरह का अगर हाइब्रिड प्रोजेनी है तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स का चेंजिंग नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। जबकि साधारणतः कोई भी आप एक हाइब्रिड सीड का निर्माण करते हैं तो एज पर लॉ ऑफ डोमिनेंस, मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो क्या हो जाता है, अगले जनरेशन में वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के आधार पर, लॉ ऑफ डोमिनेंस के आधार पर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है यानी कि जीन्स सेग्रीगेट हो जाते हैं। ऐसे जीन्स जो है एपोमिक्टिक सीड्स में सेग्रीगेट नहीं होते हैं और वह कैरेक्टरिस्टिक सस्टेन होता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, यानी कि सीड को चेंज करने की कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होती है। एक सीड को हम लोग अगेन एंड अगेन जो है उसको बार बार हम लोग उसका कल्टीवेशन करा सकते हैं। जबकि जो साधारण हाइब्रिड सीड होते हैं वो एक तो महंगे होते हैं वो, और हर साल जो है हर अल्टरनेट साल में उनको चेंज भी करना पड़ता है। तो उस लिहाजे से एपोमिक्टिक सीड्स जो होते हैं हमारे फार्मर के लिए काफी जरूरी होते हैं, ये सवाल पूछा जाता है। अब एक लास्ट टॉपिक हम लोगों को बच्चों रह गया यहां से, वह है पॉली इम्ब्रियोनी। पॉली इम्ब्रियोनी, पॉली इम्ब्रियोनी क्या चीज है, यानी कि occurrence of more than one embryo, occurrence of more than one एम्ब्रियो को हम लोग क्या कहते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। और ये साधारणतया जो है आपको साइट्रस फ्रूट्स में मिलता है। ये एग्जाम्पल साइट्रस फ्रूट्स में और मैंगो में भी मिलेगा।
ठीक है, तो ये डाटा जो है हम लोगों को मालूम रखने चाहिए। एग्जाम के लिए ये कई अलग अलग तरह से जो है सवाल यहाँ से पूछा जाता है। तो हमें आशा है बच्चों आप इनको बहुत ही अच्छी ढंग से रिवाइज करेंगे, बार बार देखेंगे इसको और अपने मेमोरी में रखेंगे। थैंक यू।